तो आज चलिए हम लोग आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कंसेंट। कंसेंट यानी कि परमिशन। जब हम किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं तो उसको कहते हैं कंसेंट। चलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हूँ, जिससे कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो भी समझ सके और जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो भी समझ सके। So consent means which is freely given, and it is a permission which we freely give, which is reversible, which is knowledgeable, which is enthusiastic, which is specific, and it's an informed agreement. तो सहमति कब होती है? सहमति तब होती है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करने के लिए सहमति या अनुमति देता है। सहमति का अर्थ है कि आपके ज्ञान के आधार पर किसी काम के लिए जब आप सहमत होते हैं, जिसमें कि आप अपनी खुशी से सहमत होते हैं और जिसमें आपको उसके संभावित परिणाम का पता हो कि अगर आप इस काम के लिए हाँ कहेंगे तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट क्या होंगे, आपको पता होना ज़रूरी है। और जिसमें कंसेंट वो है, सहमति वो है जिसमें कि नहीं कहने का विकल्प भी होना चाहिए। यू शुड हैव अ चॉइस टू से नो, दैट इज़ कंसेंट। बिकॉज़ इफ यू कैनॉट से नो, देन दैट इज़ नॉट कंसेंट। सो उसी प्रकार से सहमति यौन संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्स sexual relationship also. So consent is a very important part of a sexual relationship. तो इससे पहले हम कंसेंट के बारे में बात करें, मैं आपको कुछ शब्दों का मतलब क्लियर कर देना चाहती हूँ। चलिए मैं आपसे उससे पहले अपनी एक स्लाइड शेयर करती हूँ। चलिए तो मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करती हूँ। तो कंसेंट के बारे में बात करने से पहले अच्छा होगा अगर हम उससे पहले असेंट के बारे में बात करें। अब आप सोच रहे होंगे असेंट और कंसेंट क्या है? असेंट और कंसेंट एक ही चीज नहीं है। असेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है, एक ऐसा समझौता है जिसमें कोई भी व्यक्ति कानूनी उम्र में रहकर किसी काम की परमिशन या सहमति देता है। आपको उसके लिए कानूनी उम्र के अंदर आना बहुत आवश्यक है। सो असेंट में आप सिर्फ सहमति देते हो और कंसेंट में आप सिर्फ सहमति नहीं देते, आप सहमति के साथ-साथ आप वो काम करते भी हो। तो कंसेंट में आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, उस एक्टिविटी में शामिल होते हो। लेकिन असेंट में आप सिर्फ सहमति देते हो। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आपको कोई बीमारी है और आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आपने उसकी सहमति ली। आपने उसकी अनुमति दी। आपने बोला कि हाँ, ठीक है, मैं ऑपरेशन करवाऊँगा या मैं ऑपरेशन करवाऊँगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने आपको सब कुछ बताया कि ऑपरेशन किस तरह से होगा, ऑपरेशन की फ़ीस क्या होगी, ऑपरेशन के अ, ऑपरेशन के मेथड क्या होंगे, कितने दिन लग जाएँगे आपको ठीक होने में, ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सब कुछ डॉक्टर ने जब आपको बता दिया, उसके बाद आपने हाँ बोला। लेकिन आपने अभी हाँ बोला, you only said yes to the doctor for the operation, but you didn't sign any form, right? You didn't sign any form, and thus doctor has no right to do your operation. Suppose अगर आप कोई फॉर्म साइन करते हो, if you sign a form,
then that is consent. Then you are giving a consent that yes, you are ready for the operation, and then doctor has the right to take you in the operation theater. तो कंसेंट क्या है कि आपने एग्रीमेंट साइन किया, आपने हाँ बोला कि हाँ मैं ऑपरेशन के लिए जाऊंगा, एंड यू ऑल्सो गिव द फीस फॉर योर ऑपरेशन, आपने ऑपरेशन के लिए फीस भी दी. सो दिस इज कंसेंट. सो कंसेंट इज that you are not only saying yes, but you are also going for the operation. You are also getting involved in the activity. You have also given the fees of the operation, and you have submit the form for the operation. So that is a consent. But when you only say yes and doesn't go for the operation, then that is assent. That means anytime you can say no for the operation. Anytime. So this is assent, right? तो आप कंसेंट और असेंट में फ़र्क जानिए. कंसेंट होता है जब आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो. असेंट होता है जब आप सिर्फ हाँ बोलते हो. लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी हाँ को सामने वाला अज्यूम कर लेता है कि हमने एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए हाँ बोला है. सो मेनी टाइम्स पीपल अज्यूम that if we have said yes, that means we are ready to get involved in the activity, which is not true. So I will share my next slide. Okay, this is what consent is. Consent is freely given, reversible, informed, enthusiastic, and specific. Consent is freely given. You give it by your free will. There is no force, there is no pressure on you. And it is reversible. That means anytime you can say no. Then it is informed, that you very well know the consequences of getting involved. If you're getting involved in some activity, for example, if you're going for an operation, then you know the consequences. Doctor has informed you about all the consequences. So that is an informed consent. Then comes enthusiastic consent. That means you are saying yes happily. You have said yes happily. You're very happy. You're not saying yes under any pressure. Then consent is specific. Consent is exact. You know exactly that you're going to give consent for what. A person is not deceiving you. A person has sincerely told you everything. सो दैट इज कंसेंट. तो कंसेंट क्या है? जो कि हम फ्रीली अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं. कंसेंट रिवर्सिबल है. हम किसी भी वक्त नहीं बोल सकते हैं. कंसेंट इन्फॉर्म्ड है. हमें इंफॉर्मेशन है कि हमारे साथ क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे. फिर कंसेंट एंथुजियास्टिक है. हमने बहुत खुशी से हामी भरी है, अपनी मर्जी से हाँ भरी है. देन कंसेंट बहुत स्पेसिफिक है. सो दिस इज व्हाट कंसेंट इज. सो व्हाट इज असेंट? Assent is defined as an agreement from someone who is yet of legal age to give consent to participate in a particular activity. This is very important. I'm again and again saying that for giving a consent, you should come under legal age. I will tell you that what is your legal age to give consent in India. We will talk about it further. So, you should come under legal age to give the consent. Okay. So, assent is when you say yes for something and you should be under the legal age. तो असेंट क्या है कि आप हाँ बोल रहे हो और आप लीगल एज के अंडर में आते हो कि आप हाँ बोल सकते हो बाय लॉ. तो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे. तो यूजुअली क्या होता है कि असेंट अप्लाई होती है कब? जैसे कि अगर आपको ऑपरेशन करवाना है या आपको कोई रिसर्च करनी है, या सपोज
आप स्टूडेंट हो, तो मैं आपको उस हिसाब से एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सपोज़ आपने स्कूल जाना है, आपने टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है और आपने हाँ बोल दी। लेकिन आपने एग्ज़ाम अभी दिया नहीं है, आपने सिर्फ़ हाँ बोली है। आप अभी स्कूल गए नहीं हैं, आपने सिर्फ़ हाँ बोला है मैं स्कूल जाऊँगा। हो सकता है अगले दिन आप ना जाओ। तो अभी सिर्फ़ आपने हाँ बोला है, तो ये है असेंट। So, assent is applied when, like assent can be applied when you are underage on your or you are a child. So assent anybody can give, but consent you can only give when you fall under the category of legal age. Then only you can give consent. But assent you can give anytime because no activity is involved in that. You are only saying yes. असेंट में असेंट आप कभी भी बोल सकते हो, आप एक बच्चा भी असेंट कर सकता है, हाँ बोल सकता है, लेकिन कंसेंट आप तभी कर दे सकते हो जब आप लीगल एज के अंदर अंदर आओ। जब आप लीगल एज के दायरे में आते हो, उसी वक़्त आप कंसेंट दे सकते हो। लेकिन असेंट कोई भी दे सकता है, हाँ तो कोई भी बोल सकता है। सो अ I hope you all have understood what is assent and what is consent. So, consent is permission which qualifies, like permission qualifies when an individual voluntarily agrees to a proposal, to desire or request by other person. So, even though it is a term of a common speech, it may express more specific definitions. And for example, in case of medicine, as I told you, in case of operation, in case of sexual relationships, in case of law, and in case of research fields, you need to give a proper consent, and that is written. That is a written consent, and you should fall under legal age for that. So, consent means which is knowledgeable, which is freely given, and which is informed, enthusiastic, and specific. फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कि आपने अपना सर हिला दिया तो वो कंसेंट हो गई, राइट? सो जस्ट बिकॉज you nod your head and provide permission to something does not mean you were fully informed, right? You only said okay, yes, yes. That is not consent. Quite possible that you are thinking something and you are nodding your head yes, but you are thinking about something else. So this is not consent. So consent is fully informed, and being fully informed of the action and that the other person is qualified in taking your consent. The other person should be qualified in taking your consent. For example, the use of force such as violence or fear that your career will ruin or your career will cease constitute sex without consent. Okay, that is called a sexual violence. So, agreement when concerned about harm is not consent. I will once tell you in Hindi. सिर्फ इसलिए कि आप अपना सिर हिलाते हैं हाँ हाँ और किसी चीज की अनुमति प्रदान करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से सूचित किया गया गया हो कि आपके साथ क्या होगा। सो अगर आपको पूरी तरह से सूचित नहीं किया गया है तो ये अनुमति नहीं है। और दूसरा व्यक्ति आपकी सहमति लेने में योग्य होना चाहिए। मतलब वो किसी भी बल का प्रयोग ना करे। वो किसी भी बल का प्रयोग नहीं कर सकता, बल का उपयोग नहीं कर सकता, जैसे कि हिंसा या डर कि आपका करियर खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा। ये कंसेंट नहीं है। इसमें आपकी सहमति नहीं है क्योंकि ये सिर्फ़ एक समझौता है जिसमें कि आपका नुकसान हो सकता है। 2 तरीके के नुकसान हो सकते हैं आपको, इमोशनल नुकसान और फिज़िकल नुकसान। तो ये आपका कंसेंट नहीं है। तो इतना आपको पता होना चाहिए।
फिर सभी प्रकार के यौन हमलों में, in all types of sexual assault, the offender knows they have deprived you of the ability of freedom to make you to make you in to make you an informed choice. So he knows, the offender knows that he has deprived you of the freedom to make your informed choice. They deliberately clouded your judgment. So when you are under the influence of alcohol or drugs, or when you are unconscious, even though you may assent, right? You may nod your head, okay, you are not in your senses, right? You may say, yes, yes. That is not consent, that is assent. So the offender knows you are incapable of consent. You are not in a state to give a consent. So that is not a consent. For example, if I hold the hand of a child, then that child is not powerful enough to release his hand. So that is not a consent. Moreover, the child doesn't come under the age of consent. तो सभी प्रकार के यौन हमलों में अपराधी जानता है कि उन्होंने आपको आपकी स्वतंत्रता से वंचित किया है। उन्होंने जानबूझकर आपके फैसले को विफल कर दिया। जैसे कि जब आप शराब या ड्रग्स के प्रभाव में होते हैं, या जब आप बेहोश होते हैं, तब भी जब आप सहमति नहीं दे सकते, उस वक्त अगर अपराधी आपकी सहमति लेता है, तो इसे हम सहमति नहीं बोलते हैं। जैसे कि अगर हम छोटे बालक का हाथ पकड़ लेते हैं, तो उस बालक में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो खुद से छुड़ा सके अपने आप को, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, और वो बच्चा अनुमति देने के लिए कानूनी उम्र में भी नहीं आता है। So most people trick the other person to think that the assent is consent. तो अधिकांश लोग दूसरे व्यक्ति को यह सोचने के लिए बरगलाते हैं कि उनकी अनुमति ही सहमति है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन सी एज कंसेंट की एज है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे फिर से स्लाइड शेयर करती हूँ। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी उम्र ठीक है कंसेंट देने के लिए। तो उसके लिए लागू होता है पॉस्को एक्ट, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो at which age is it right for a minor to consent to indulge oneself in a sexual act, and is it ethical to allow a minor to have a consensual act? तो किस उम्र में नाबालिग को यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देना सही है, और क्या नाबालिग की सहमति से संभोग करने की अनुमति देना नैतिक है? तो इसका सवाल हमें मिलता है पॉस्को एक्ट में। सो पॉस्को एक्ट will give us the answer that what is the age for sexual consent, and at what age a child can give consent. तो पॉस्को यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण करने संबंधी एक एक्ट है, जिसका कि फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, एंड इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड पॉस्को एक्ट। शॉर्ट में, संक्षिप्त में हम इसको पॉस्को एक्ट बोलते हैं। सो पॉस्को को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। तो इसमें पॉस्को एक्ट में
18 साल की उम्र से कम अगर कोई है, तो वो अनुमति नहीं दे सकता, तो वो कंसेंट नहीं दे सकता। और 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में अपने आप आ जाता है। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें, जिससे यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है। तो इस एक्ट के तहत अ, नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म, अ, यौन अपराध और छेड़छाड़ जो लोग करते हैं, छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई कार्रवाई करी जाती है। तो यही नहीं, इस एक्ट के ज़रिए बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से भी सुरक्षा प्रदान करी जाती है। तो ये है आपका पॉस्को एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जितने भी बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, वो इस एक्ट में अपने आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी बता दें कि अ, 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है, तो वह भी पॉस्को एक्ट के तहत आता है। इस एक्ट के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी होती है। इसके अतिरिक्त एक्ट की धारा 11 के साथ यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है, जिसका मतलब यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गलत नीयत से छूता है और फिर उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है, तो उसे धारा 11 के तहत दोषी माना जाता है। इस धारा के लगने पर दोषी को 3 साल तक की सज़ा होती है और ये इसमें बेल नहीं है, इसमें बेल नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि अगर कंसेंट से यौन संबंध बनाए गए हैं और लड़की बाद में मना कर दे, तो लड़के के ऊपर रेप का केस हो जाता है और लड़के को फ़ौरन जेल हो जाती है, जिसकी वजह से लड़के का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। So again, I will tell you the age of consent in India is 18 years, which makes any sexual activity between teen couples, regardless of whether it is consensual, criminal under POSCO. तो भारत में सहमति की उम्र 18 वर्ष है। उससे पहले अगर आप यौन संबंध रखते हैं, तो वो पॉस्को एक्ट के तहत अपराध माना जाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक अभी मैंने थोड़े दिन पहले अखबार में एक केस पढ़ा था। सो आई रेड केस इन द न्यूज़पेपर फ्यू डेज़ बिफोर एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट केस। देयर वाज़ अ गर्ल who was only 15 years old and her life was turned upside down because she found out she was 12 weeks pregnant. And the father was a boy who lived in her neighborhood, and the boy was around 17 years. So when Shubha informed her parents, then her parents took her to a government hospital to terminate the pregnancy. So because Shubha was 15 years, the hospital informed the local police of the pregnancy, making it a case of statutory rape under POSCO Act. And while Shubha and that girl Shubha and that ex-boy uh, had consensual sex, okay? They had consent with each other and then they had sex, but it didn't matter because that girl was a minor and POSCO does not take into account a teenage girl. Okay,
So POSCO does not take into account a teen or a child's consent who is under the age of 18. So ultimately, the case went to court, and the boy was found guilty and sentenced to life imprisonment. Can you believe that? He was found guilty and sentenced to life imprisonment, though it was a consent, though it was a consensual act. So though, uh, so that's why मैं आपको एक बार हिंदी में बताती हूँ, आई विल टेल यू इन हिंदी कि एक लड़की का केस मैंने पढ़ा जो कि 15 वर्ष की थी, जब उसका जीवन उलट-पुलट हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि वह 12 सप्ताह की गर्भवती थी। तो पिता जो उसका था वो 17 वर्ष का लड़का था जो उसके पड़ोस में रहता था। तो शुभा ने माता-पिता को सूचित किया, तो उसके माता-पिता गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए उसे एक सरकारी अस्पताल में ले गए। हालाँकि वो लड़की 15 वर्ष की थी, इसलिए अस्पताल ने गर्भावस्था की की स्थिति पुलिस को सूचित की, जिससे वह अपराध पॉस्को के तहत बलात्कार में आ गया और वो बलात्कार का मामला बन गया। जबकि उस लड़के और लड़की ने एक-दूसरे को सेक्स के लिए सहमति दी थी, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों नाबालिग थे और पॉस्को एक किशोर या एक बच्चे को सहमति देने की आज्ञा नहीं देता। इसलिए मामला अदालत में चला गया और लड़के को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। So once more, I will tell you in English that the Protection of Children from Sexual Offences, that is POSCO Act, is established to strengthen legal provisions for the protection of children below the age of 18 years from sexual abuse, sexual harassment, and pornography in India. So POSCO Act protects children from all these things. Then recently, the Indian government has approved death penalty for aggravated sexual assault against children below the age of 18 years. So the POSCO Act defines different kinds of sexual abuses, which includes sexual abuse, pornography, etc. So age of consent is defined as the age at which one is considered legally competent to consent for sexual activity. And I've already told you what do you mean by consent and what do you mean by assent. Consent is which is given freely, and a person who is above 18 years can only give consent. So owing to the immaturity of age and understanding, minors are considered incapable of understanding nature as well as consequences of their actions. Thus, law forbids sexual activity with or among children below a specified age. So, Section 87 of the IPC says that the person above 18 years of age can give valid consent. So, any form of sexual relationship between two minors, irrespective of their consent, is known as statutory rape, which is unlawful because either parties of such act is below the legal age to get involved sexually, further making them incapable of giving the consent to the said act. Hence, the consent is irrelevant. So the consent age in India is 18, which makes any sexual activity between teen couples, regardless of whether it is consensual, criminal under POSCO Act. So studies say that children are attaining puberty nowadays earlier than before.
And early sexual activity is directly attributable to the greater exposure that children nowadays have because of the mobile phones, because of the laptops, because of the internet. So, all sorts of adult content and pornographic material is easily accessible online, and hormones are in overdrive during the teenage years. तो रिसर्च जो हुई है उसके हिसाब से बच्चे पहले की तुलना में युवावस्था प्राप्त कर रहे हैं। तो जल्दी युवावस्था में आने के कारण टीनेजर्स का एक्सपोज़र भी जल्दी हो रहा है, क्योंकि आजकल अश्लील सामग्री जैसे कि पोर्नोग्राफ़ी आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है और हार्मोन्स की गतिविधि भी किशोरावस्था के दौरान तेज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, parents must be thinking your teenage daughter or your teenage boy gets top marks in school, right? He's the captain of the team. He volunteers in the NGO for homeless people. But while driving the family car, your boy, your son, or your girl, your daughter, text messages to her best friend, right? And accident happens. तो कई माँ-बाप सोचते होंगे आपके टीनेज डॉटर या टीनेज बच्चे को स्कूल में बहुत अच्छे शीर्ष अंक प्राप्त होते हैं। फिर वो डिबेट टीम में भी कप्तानी बहुत अच्छे से करते हैं और एनजीओ में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन परिवार की कार चलाते समय इस सबसे अच्छे दोस्त को टेक्स्ट मैसेज करते हैं और दूसरे वाहन के साथ एक्सीडेंट कर देते हैं। So your parents must be thinking, how can teens be so clever, accomplished and responsible and reckless at the same time, right? तो आप लोग सोचते होंगे एक ही समय में किशोर कितने चालाक, निपुण और जिम्मेदार हैं और एक ही टाइम पे इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? So how does the boy who can thoughtfully explain the reasons never to drink, never to drive, right? Your boy says, your girl says that we should not drink and drive. And finally, they end up in a drunken crash. How does this happen? Why does the girl who knows all about birth control finds herself pregnant by a boy she doesn't even like? What happened to the gifted, imaginative child who excelled through high school but then dropped out of college, drifted from job to job, and now lives with his parents? आप सोचते होंगे जो लड़का कभी भी शराब नहीं पीता, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता, वह नशे में दुर्घटना का शिकार कैसे हो जाता है? लड़की जो बर्थ कंट्रोल के बारे में सब जानती है, वह खुद को एक लड़के द्वारा गर्भवती क्यों पाती है? उस गिने चुने कल्पनाशील बच्चे का क्या हुआ जो हाई स्कूल से उत्तीर्ण हुआ लेकिन फिर कॉलेज से बाहर निकल गया, नौकरी पे नौकरी छोड़ी, नौकरी पे नौकरी बदली और अब अपने माता-पिता के साथ रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए अब हम इसके बारे में भी बात करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि टीनेज ब्रेन उनका डेवलप नहीं हुआ। तो चलिए मैं थोड़ा-सा आपको टीनेज ब्रेन के बारे में बताती हूँ। So all this is happening because of the teenage brain which is not developed yet. Okay, so I will tell you a little bit on that teenage brain also. चलिए तो अब हम इस टीनेज ब्रेन के बारे में
कुछ बातें करते हैं। टीनेज ब्रेन जो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। So the teenage brain isn't fully developed, and different parts of the brain mature at different rates. For instance, the prefrontal cortex, which you can see in this figure, there's the prefrontal cortex, which sits right behind the eyes and is responsible for executive function and rational reasoning, doesn't typically fully mature until age 24. So it is not matured, while the amygdala, you can see here amygdala, it is also there in the picture. While the amygdala, which is deep in the brain, right, and processes and integrates emotions. There's a part of the brain which is called amygdala. It processes and integrates our emotions and emotional behaviors and motivation. Seems to reach full maturity much earlier. Okay. तो क्या होता है कि इस टीनेज एज में हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से अलग-अलग गति पर तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए पीएफसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आँखों के ठीक पीछे होता है और वो एग्जीक्यूशन फंक्शन और रैशनल रीजनिंग के लिए ज़िम्मेदार है। आमतौर पर 24 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से तैयार होता है। तो एमिगडाला एक कंटेंट है जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ये बहुत अंदर होता है दिमाग के और वो हमारी भावनाओं और भावनात्मक व्यवहार और प्रेरणा को एकत्रित करता है। सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही हिंदी बोल रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को वो इकट्ठा करता है, तो बहुत पहले वो मैच्योर हो जाता है। तो एमिगडाला जो है, वो इस उम्र में बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाता है, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। So executive function and self-regulation skills, what are they? So executive functions and self-regulation skills are the mental processes that enable us to plan, focus attention, remember instructions, and juggle multiple tasks successfully. तो ये क्या काम करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स? ये हमारे अंदर हमारा ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, हमें योजना बनाने में मदद करता है और निर्देशों को याद रखने में मदद करता है और कई कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए सक्षम बनाता है। So, because the relationship between the prefrontal cortex and the amygdala is off balance in teenagers, okay? It is off balance because it is yet not developed. That is the reason teenagers lack the ability to put a cognitive control on emotional processes. So, this could help explain a common characteristic in teenagers, right? Because they make foolish decisions often because of that thing. So their actions are guided because the teenagers' actions are guided more by the emotional and reactive amygdala and less by the thoughtful and logical frontal cortex. This is the reason teenagers are not very good in taking actions. So teenagers के actions frontal cortex के comparison amygdala द्वारा ज़्यादा चलाए जाते हैं। इसीलिए टीनेजर्स के लिए कहा जाता है दैट्स व्हाई वी से फॉर टीनेजर्स दैट दे नेवर थिंक बिफोर दे एक्ट एंड दे नेवर पॉज टू कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस which is dangerous. So these are all inappropriate behaviors. This is the reason that according to the POSCO Act, teenagers under the age of 18 are not allowed to give any kind of consent. So this is the main reason. Because you all must be thinking, we have mind.
Teenagers must be thinking, why can't we make decisions? We have mind. Obviously, you have mind, and I'm not saying that you can't make decisions. You can. But the reason is this. I'm telling you about the POSCO Act. That why do POSCO Act doesn't consider the consent under the age of 18? Because teenagers' brain frontal cortex, which is responsible for taking decisions, is yet not formed. So whatever decision teenagers take, they take it emotionally and not rationally. So this is one of the reasons that in POSCO Act, the legal age is above 18 years to give consent. तो किशोरों के लिए मैं हिंदी में एक बार बताती हूँ. I will tell you in Hindi. So टीनेजर्स की जो ब्रेन है उसमें एक जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और जो एमिगडाला है उसका बैलेंस बराबर नहीं होता, जिसकी वजह से वो इमोशनली हर डिसीजन को लेते हैं। तो उसकी वजह से वो कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं हैं, उसके बारे में उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं। उन्हें लगता है जैसे ही कोई सोच हमारे अंदर आई, बस एक्शन लेना है। कोई भी चैलेंज आया, हमें चैलेंज लेना है, हम कर सकते हैं। उनमें इस तरीके का दिमाग होता है जो कि एमिगडाला के थ्रू गाइड होता है। एमिगडाला की वजह से वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इन मस्तिष्क मतभेदों का मतलब यह नहीं है कि युवा अच्छे निर्णय नहीं ले सकते, अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते या सही और गलत के बीच अंतर नहीं बता सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपने कार्यों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सोचें कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी बना नहीं है। लेकिन वो आप एक एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते, उसे गलत काम करने के लिए उसकी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको ये बातें पता होंगी, तो अगर माँ-बाप को, टीचर्स को, स्कूल को ये बातें पता होंगी, तो हम टीनेजर्स को एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा में अच्छे प्रकार से चला सकते हैं। So these brain differences don't mean that young people can't make good decisions or tell the difference between what is right and wrong. It also doesn't mean that they shouldn't be held responsible for their actions. It is not an excuse for their wrong actions. But if teacher, parents, and school know all these things, that how their brain works, so they can help the teenagers, they can help the adolescents to manage their behavior. तो हमें इन सब बातों के लिए एक जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से ये कहूँगी, आई विल से दैट वी आर नॉट बोर्न विद अ कंप्लीट फुल्ली फंक्शनिंग ब्रेन, राइट? So it takes some time for this organ to fully develop. So the brain actually consists of millions and millions of neurons, and the special cells of our central nervous system that transmit signals to the brain and beyond. So during adolescence, one of the most important changes going on is the forming and reforming of connections in a brain. सो हमें पूरी तरह से पूरा हम पूरे मस्तिष्क के साथ कभी भी पैदा नहीं हुए हैं। इस अंग को, इस ऑर्गन को पूरी तरह से विकसित होने में कुछ समय लगता है। तो तो हमारे अंग को पूरी तरह से विकसित होने में कुछ तो समय लगेगा। तो हमारे मस्तिष्क में लाखों और लाखों न्यूरॉन्स होते हैं और हमारी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की विशेष कोशिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क और मस्तिष्क को संकेत देती हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर बहुत ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं और जो कि एक दूसरे को ब्रेन में सिग्नल्स देते हैं। तो एडोलेसेंस के टाइम पे बहुत ढेर सारे चेंजेस अंदर हो रहे होते हैं और बहुत से ज़्यादा परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो हमारे अंदर बहुत से न्यूरॉन्स और बहुत से कनेक्शन बन रहे होते हैं, कुछ कनेक्शंस ख़त्म हो रहे होते हैं, कुछ कनेक्शंस रिफ़ॉर्म हो रहे होते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में कनेक्शंस का गठन और सुधार इस समय हो रहा होता है। सो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से टू दिस कनेक्शन? सो दिस इज़ पार्ट of what we call synaptic pruning. We call it in science it as synaptic pruning, which is a process where we eliminate excess synapses or the gaps between neurons where communication signals happen. So basically, as we are growing up, we develop many new neurons and synapses. So they develop at an extremely rapid rate and we end up with far too many of them. So this is where pruning comes in. हिंदी में इन हिंदी टू प्रूनिंग वी कॉल इट एज छटाई करना। किसी चीज़ की छटाई करना। जैसे आप छलनी लेते हो और चाय की पत्ती डालते हो, तो छटाई करते हो आप, अलग करते हो। तो हमारा ब्रेन भी क्या करता है, छटाई करता है और कुछ कनेक्शंस जो हमारे ब्रेन के अंदर हैं, जो बन रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, उनको वो छटाई करता है और बाहर निकालता है और उनको फेंक देता है। जैसे कि बहुत से कनेक्शंस हैं हमारे ब्रेन में जो बनते हैं, बहुत सी मेमोरीज़ हैं जो हम भूल जाते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन एक टाइम के बाद उनकी छटाई करता है। इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। उसको हम प्रूनिंग कहते हैं। जैसे कि आप कोई पेड़ काटते हो, तो उसकी बेकार की पत्तियाँ, बेकार की डंडियों को आप प्रूनिंग करते हो, छटाई करते हो। So farmers also do that, right? Extra extra stems in the plant, extra leaves in the plant. What do? You prune it. So in the same way, our brain is also doing the work of pruning, right? For example, if your mobile is full, you delete few things which you don't need. You delete the apps which you don't need. So the same way, our brain is also doing the same work. That is why it is very important at this stage to learn some language. If teenagers learn some extra language, then it is very good. Because before the brain starts doing the work of pruning, it is good if you learn some language, if your brain learns some language. That is why we ask teenagers to go for some sports and to learn some language because they are energetic and their brain is fresh and it is easy for them to learn all these things. Before brain goes in that pruning mode, छटाई के काम पे जाए, इससे पहले ब्रेन हमारा छटाई के काम पे जाए, हमें टीनेजर्स के मस्तिष्क को स्पोर्ट्स में या कोई लैंग्वेज सीखने में लगा देना चाहिए। नहीं तो बाद में जैसे हम मोबाइल में से अपना डेटा डिलीट करते हैं, जो ऐप्स हमारे लिए काम की नहीं है, उन्हें हम मिटा देते हैं, उसी तरह से टीनेजर्स का ब्रेन भी प्रूनिंग का काम करता है। एक एज के बाद वो उन यादों को, उन 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 न्यूरॉन्स को जो अंदर हैं, जिनका यूज़ नहीं है, उसे भी डिलीट मार देता है, जैसे कि हम अपने मोबाइल से करते हैं। इट्स लाइक यूज़ इट और लूज़ इट। It is based on the theory of use it or lose it. So basically, if we don't exercise certain connections, we will lose them in the pruning process. तो बेसिकली या तो हम उसे यूज़ करेंगे या उसे हम खो देंगे। तो अगर हम कुछ कनेक्शंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो प्रूनिंग प्रोसेस में हम उसको खो देंगे। So it's not completely random how we get rid of some connections but maintain others. Okay. For example, like your rose bushes outside, you prune excess or dying parts to make what's there better, right? You prune the plants, you prune the rose bushes to make it better. So same way, our brain is doing the work of pruning
to make our brain better and focused. For example, you are deleting the data from your mobile phone, you are deleting the apps from your mobile phone which you are not using to make your phone work better. So, the same way, our brain is also working. So, this process also helps to explain why it's generally easier to learn some language, right? So, we should learn some language at this time. तो इस अवस्था में एडोलेसेंस एज में बहुत आसान होता है जब आप कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि अ, इस वक्त प्रूनिंग नहीं हो रही होती है ब्रेन की तो प्रूनिंग होने से पहले कुछ कनेक्शंस हम लूज करें उससे पहले अगर हम कुछ सीख लें इस तरीके का तो अच्छा रहता है so this process also helps to explain why it's generally easier to learn a foreign language or a musical instrument when we are younger. So we should learn to do these things before our brain starts pruning away connections. When we lose some of these connections, we also lose some of our brain's plasticity or the brain's ability to change throughout our lives. So I was telling about synaptic pruning. So there is one, sorry, I'm telling you so many things about the brain, but I'm only telling you the important things. Then there is a fatty matter inside our brain which is called myelin. Myelin एक मोटा पदार्थ होता है हमारी ब्रेन के अंदर जो कि बहुत असेंशियल होता है नर्व सेल्स की फंक्शनिंग के लिए. So myelin is a fatty matter that is essential to the proper functioning of nerve cells. So myelin helps these cells communicate better. So it's really important to develop. तो एक पदार्थ होता है माइलिन जिससे कि हम हमारी ब्रेन इजीली कम्युनिकेट करती है तो उसका डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है तो हमारी ब्रेन में जो माइलिन होता है वो भी एडोलेसेंट एज पे विकसित नहीं होता है so this part of the brain is underdeveloped in teenagers because we haven't developed enough myelin at that stage. So we often joke, that teenagers make bad and reckless decisions. And oftentimes they do. But it's not really their fault because the teenage brain simply needs a bit more time to grow up. तो हम लोग कभी-कभी मज़ाक करते हैं कि बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करते हैं टीनेजर्स, मगर इसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि एडोलेसेंट एज पे उनका जो ब्रेन है, माइलिन है, ये अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो बहुत बार माँ-बाप कहते हैं कि बाथरूम में कपड़े बिखरे हुए हैं, प्लेट्स इधर-उधर फैली हुई हैं, प्लेट उठाई नहीं अपनी, तो जो जहाँ पे है सामान वो वहीं पे है। तो टीनेजर्स टाइडी नहीं होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज़ वो जो माइलिन है, वो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। जो ब्रेन के पार्ट हैं, जो सिनैप्सेस से कनेक्ट होते हैं, वो अभी फ़ॉर्म नहीं हुए हैं। वो एक इलेक्ट्रिक वायर्स के जैसे जैसे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स काम करते हैं। सो ये जो सिनैप्सेस है, ये भी एक इलेक्ट्रिक वायर का ही हमारे ब्रेन के अंदर काम करती है। तो ये प्रोसेस डेवलप होते-होते 24 इयर्स तक पूरा वो डेवलप होता है। So clothes left in the bathroom, losing things, plates festering under the bed. So parents think, why doesn't my teenager care about being tidy? So actually, tidiness needs a sophisticated level of cognitive control. And the way the teenager brain is connected means that the planning is not very good. So parts of the brain connect to each other through synapses, which I told you, which act like electric wires. So that insulation is a fatty substance called myelin, which is created over time to age 24. So the risk-taking behavior and impulsivity they exhibit because they don't have full access to their frontal lobes. And that is the reason they cause mood swings and they fuel conflict and anger. तो जोखिम लेने वाला
व्यवहार और आवेश में आ जाना और बहुत ज़्यादा इम्पल्स होना, बहुत मूड स्विंग्स होना, बहुत मूड में बदलाव होना और एकदम से गुस्सा आ जाना, ये सब इस कारण से होता है क्योंकि एडोलेसेंस का जो ब्रेन का अ, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इसलिए उनके मूड में बहुत से चेंजेस होते हैं, कभी वो खुश होते हैं, एकदम से वो नाराज़ होते हैं, फिर एकदम से वो रोने लगते हैं, तो वो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। कभी उनको लगता है मेरे करियर में मुझे अ, साइंस लेना चाहिए, कभी उनको लगता है मुझे मैथ्स लेना चाहिए, नहीं, नहीं, नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए, नहीं मुझे वैसे करना चाहिए, नहीं, नहीं, नहीं मुझे करियर इसमें बनाना चाहिए, नहीं, नहीं, नहीं मुझे करियर उसमें बनाना चाहिए। So all the time they are confused regarding their career also. They think like this. So because of this reason मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब? Why am I telling you all this? Because I'm telling you that why POSCO Act doesn't consider consent under the age of 18. So this is the reason that POSCO Act doesn't consider. चलिए तो हमने काफ़ी बात कर ली पॉस्को एक्ट के बारे में और क्यों पॉस्को एक्ट में 18 इयर्स से नीचे के बच्चे क्यों नहीं अलाउड हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कंसेंट की। तो फाइनली अपना जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कंसेंट एक्चुअली होता क्या है। तो थोड़ा तो मैंने आपको बता दिया कि कंसेंट क्या होता है और असेंट क्या होता है। तो थोड़ा-सा और डिस्कस करेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ कंसेंट एंड व्हाट इज़ असेंट। सो वी विल टॉक लिटिल मोर अबाउट दैट। सो व्हेन इट कम्स टू कंसेंट there are no blurred lines. Okay, there are no blurred lines. Make it very clear. तो जब सहमति की बात आती है तो कोई धुंधली रेखाएं नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे डिडंट से नो, वी वर ड्रंक। उन्होंने ना नहीं बोला, हम लोग ने पी रखी थी। वी वर ड्रंक। आई मीन शी वॉज आस्किंग फॉर इट, सो आई डिडंट डू एनीथिंग। उसने मुझसे पूछा, मैंने कुछ नहीं किया। सो यू नीड टू बी मोर असर्टिव। आपको थोड़ा और स्वीकारात्मक होने की आवश्यकता है। आई एम श्योर आपने इस तरीके की लाइन्स सुनी होंगी, राइट? वी हैव हर्ड दीज लाइन्स बिफोर। सो पीपल यूज देम एज एन अटेम्प्ट टू blur the lines around sexual consent and to place blame on victims and excuse perpetrators from the crimes they have committed. So हमने पहले इन पंक्तियों को सुना है। लोग उन्हें यौन सहमति जो आप कहते हैं, लोग उन्हें किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लोग उन्हें यौन सहमति के चारों ओर लाइन लाइन को जो साफ लाइन है उसको धुंधला करने की कोशिश में लगे रहते हैं और पीड़ितों पर दोष लगाने और उन अपराधियों के लिए बहाने के रूप में इन लाइन्स का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। So it is not good. So we have heard these lines before. People use them as an attempt to blur the lines around sexual consent and they place blame on victims and excuse perpetrators from the crimes they have committed. So while those that use these lines may have fuzzy understanding of consent, they don't know what is consent, right? They have a fuzzy understanding about that. So the definition is not uh, crystal clear in their minds. So when it comes to consent, there are no blurred lines. So ऐसी लाइनें वही लोग कहते हैं जिनके दिमाग में
सहमति की अस्पष्ट समझ होती है। उनको समझ में नहीं आता कि सहमति एक्चुअली है क्या? वो ये बात समझ ही नहीं पाते। उनको कभी किसी ने बताया ही नहीं होता है कि कंसेंट होता क्या है। इस वजह से वो इस तरीके की लाइन्स का प्रयोग करते हैं। तो जो लोग इन पंक्तियों का उपयोग करते हैं, उनमें उनके दिमाग में ठीक परिभाषा स्पष्ट रूप से सहमति के बारे में नहीं होती। तो जब सहमति की बात आती है तो कोई धुंधली रेखाएँ नहीं होती हैं, देयर आर नो ब्लर्ड लाइन्स। So what does consent look and sound like? So as you can see in the slide, there are four kinds of consent as I have told in the beginning also. Now again I am repeating. First is informed consent, second is enthusiastic consent, third is continuous consent, then last one is consent without coercion. So, informed consent, as I have told you, that your partner should know everything about all the consequences, how the procedure is going to take place, and how the activity is going to take place. I have given you the example of operation in the starting. That when doctor is about to do operation, then before that, you have to sign a form. You have to fill the consent form that you are ready for that. Moreover, doctor tells you everything about the consequences of the operation. So after understanding the consequences, after knowing everything about your disease, after knowing everything about the cure of the disease, then you sign a form. So that is called an informed consent. तो इन्फॉर्म कंसेंट वो होती है जहाँ पे आपको डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में बताता है, आपको बताता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं और उसके बाद आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से एक फॉर्म कंसेंट का साइन करते हैं। उसके बाद ही डॉक्टर आपको आपका ऑपरेशन करता है। So this is informed consent. Then second is enthusiastic consent. सो एंथुसियास्टिक कंसेंट वो होती है जहाँ पे आप बहुत खुशी से अपनी मर्जी से यस बोलते हैं सो एंथुसियास्टिक कंसेंट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ enthusiasm rather than looking for a no. Make sure there is an active yes. There should be an active yes. There should not be a no which is done forcefully, and yes should come happily. And also, anytime a person may say no later. And if the person says no, you have no right to get angry on that person. You have no right to force that person. If you're forcing the person, or if you're getting angry with the person, or if you're emotionally blackmailing the person, you're playing emotional games, and then that person is saying yes, then it is not good. That is also not a consent. That is not a consent. So अगर आपकी सहमति से या अपनी खुशी से इंसान हाँ बोलता है, आप उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके हाँ नहीं बुलवाते हो, आप उसको गुस्से से हाँ नहीं बुलवाते हो, तो ही वो कंसेंट मानी जाएगी। तो यदि आपके साथी ने अपनी मर्जी से हाँ बोला है तो उसी को कंसेंट कहते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, अगेन आई विल टेल यू, द एज ऑफ कंसेंट इज अबव 18, बिलो 18 यू कैन नॉट गिव कंसेंट। आप 18 साल की उम्र से पहले कंसेंट नहीं दे सकते हो। यदि आपकी सहमति है और वो भी आप 18 साल से ऊपर आते हो तभी आप सहमति दे सकते हो। तो इसको सहमति कहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि सहमति किसे कहते हैं। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली परमिशन, व्हाट इज़ कंसेंट, because many people nowadays think that the other person if says yes, that is consent. No, yes is only assent, that is not a consent.
and forcefully and with anger or with emotional blackmail, if the other person is saying yes, that is also not a consent. I'm making it very clear to you. तो यदि आप, and one more thing, if somebody is unconscious or somebody is drunk, and at that time if you are asking consent, that is also not a consent. यदि आप बेहोश हालत में हो या मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, आप नशे में हो, तो आप सहमति नहीं दे सकते। अगर उस वक़्त किसी ने आपसे सहमति ली है, तो उसे भी अ, हमारा लॉ सहमति नहीं मानता है। Our law says that this is not a consent if somebody is unconscious and somebody is drunk. फिर आप सोचते होंगे कि हमारे इंडिया में बहुत से यंग लोगों की शादी हो जाती है, राइट? तो उस केस में लॉ क्या कहता है? तो जब यंग एज में शादी हो जाती है और छोटी उम्र में 18 साल की उम्र से पहले अगर पति यौन संबंध बनाता है पत्नी के साथ, तो वो भी पॉस्को एक्ट में आता है। 18 साल की उम्र से पहले अगर पति भी यौन संबंध बनाता है, तो उसको रेप माना जाता है। So marrying so young is the most difficult thing any girl can go through. So when you force a girl to marry, you have given up the man the right to rape her every single day. If the girl is below the age of 18 years, then you have given the right to the husband, to the man, to rape her every single day. So according to POSCO Act, it is a rape. According to the law, it is a rape. It is not it is not a consent. Again, it is not a consent, though it is a marriage. Then continuous consent. Continuous consent क्या होती है? जहाँ पे आप हर बार कंसेंट लेते हो, हर बार हर स्टेज पे कंसेंट लेते हो। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ मैरिड हैं तो हस्बैंड मान के चले कि बीवी की कंसेंट है। हमारे इंडिया में बहुत बार डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, तो उसमें पति कंसेंट नहीं लेते हैं। शराब पी के आते हैं, बीवी को मारते हैं और सेक्सुअल एक्ट करते हैं, तो उसमें भी वो कंसेंट नहीं लेते हैं। तो इसको भी हम कंसेंट नहीं कहते हैं। शादी के बाद भी अगर आपको सेक्सुअल एक्ट करना है, तो आपने कंसेंट लेनी ज़रूरी है। इसको कहते हैं हर बार जब आप कंसेंट लेते हैं, इसको कहते हैं कंटीन्यूअस कंसेंट। देन कंसेंट विदाउट कोएर्जन। So consent without coercion is when you should not hinge on any kind of fear, discomfort or pressure. जब आप किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं डालते, आप किसी भी टाइप का दबाव नहीं डालते। For example, keep asking to do something until your partner says yes. That's not consent. That you're asking your partner again and again, again and again, again and again, so that your partner will be fed up with you and will say yes. So that is not a consent. That is a consent without coercion. तो अगर आप बार बार किसी चीज की भीख मांग रहे हैं और दुखी होके अगर आपका पार्टनर यस बोल देता है, तो वो भी कंसेंट नहीं है। उसे लॉ कहता है कंसेंट विदाउट कोएर्जन। बट अगेन आई एम टेलिंग यू that you cannot give consent below the age of 18 years. If you are giving consent below age of 18 years, your career can be ruined, you can be ruined, your life can be destroyed, because according to the POSCO Act, that is not a consent, that is a rape. So I'm making it very clear, you cannot give consent unless you are the age of 18 years. तो मैं बार-बार आपको बता रही हूँ कि कंसेंट 18 इयर्स के नीचे के बच्चे नहीं दे सकते, वो कंसेंट नहीं है। तो ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ, ये 18 साल की उम्र के ऊपर या शादीशुदा लोगों के लिए बता रही हूँ, कि आजकल जो हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, कि किस तरह से लोग कंसेंट को गलत समझ रहे हैं।
I'm telling that how people don't understand the real meaning of consent. That's what I'm telling today in this topic. That what is consent? According to your thinking, what do you think is not consent? According to the law, this is consent. So I am telling that. फिर एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, कंसेंट रिवर्सिबल होती है। आप कभी भी ना बोल सकते हो। आप शुरू में हाँ बोल के अगर आपका मन बदला तो आप बाद में ना बोल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ऑपरेशन के लिए आपने हाँ बोला है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन के लिए जाओ या आप क्योर के लिए जाओ। आप बाद में ना भी बोल सकते हो। इसीलिए कंसेंट को हम रिवर्सिबल भी बोलते हैं। सो कंसेंट कैन बी रिवर्सिबल, consent can be revoked. You can change your mind at any time, and consent is important even among couples who have had sex before. So, this is what consent is. If the person says no, the other person cannot get angry, cannot force. So, most sexual assaults don't happen by strangers in dark roads. Frequently, sexual assault is perpetrated by someone the victim knows or even by a romantic partner. तो अधिकांश यौन हमले अंधेरे गली में अजनबियों द्वारा नहीं होते हैं। अक्सर यौन उत्पीड़न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे पीड़ित जानता है या किसी रोमांटिक साथी के साथ भी हो सकता है। So it is very important for us to create a culture of enthusiastic consent. So how do we do that? हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक एंथुसियास्टिक कंसेंट का कल्चर क्रिएट करें। बचपन से अपने बच्चों को बताएं कि कंसेंट का क्या मतलब होता है और उसको हमारी लाइफ में भी लागू करें, जिससे कि हमें देख के बच्चे सीख सकें। सो फ्रॉम अ यंग एज, children must be taught the importance of consent, and it is an integral part of comprehensive sexuality education to empower people with knowledge about the rights. So one way to remove taboos around consent is to create safe and interactive spaces to discuss the topic. Because the human brain is wired so that people see what they believe. हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो वही देखता है जिस पे कि वो विश्वास करता है। In many cases, without verbal consent, two people brains can perceive exactly the same events very differently. They can in effect be experiencing different situations. तो बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि इंसान, दो लोग सेम सिचुएशन को दो तरह से अलग-अलग सिचुएशन की एक सिचुएशन को अलग-अलग तरह से सोच रहे हों, अलग-अलग तरह से परसीव कर रहे हों। वे एक साथ विभिन्न स्थितियों का अनुभव कर सकते हैं। सो योर ब्रेन इज अ प्रेडिक्टिव ऑर्गन। In every waking moment, it does its best to guess what will happen next. A process scientists call active inference. For example, we can easily guess how much water and salt our body needs to stay alive and healthy. And we can also guess the meanings of moving faces and bodies around us. We can sense through the expressions that how the person is feeling. So people often form impression of others very quickly with only minimal information. If you have little information, with that little information, you form an impression about others very quickly. So this is wrong. हमारा मस्तिष्क बराबर यह अनुमान लगाने की पूरी कोशिश करता है कि आगे क्या होगा। हम अनुमान लगाकर अपना जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे अनुमान गलत भी साबित हो सकते हैं। हम दूसरों का चेहरा
या उनके एक्सप्रेशंस को देखकर उनकी पर्सनैलिटी या उनकी मूड का गलत अनुमान लगा लेते हैं। इस वजह से भी कंसेंट में प्रॉब्लम आती है। तो लोग अक्सर बहुत जल्दी दूसरों की छाप बनाते हैं, केवल थोड़ी ही जानकारी के साथ, क्योंकि आपका मस्तिष्क हमेशा अनुमान लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मुस्कान का अर्थ हो सकता है मैं खुश हूं या मैं सहमति देता हूं, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मैं शर्मिंदा हूं, और ये भी हो सकता है कि मैं आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा हूं या साजिश रच रही हूं। तो हंसने के बहुत से मतलब हो सकते हैं। देयर कुड बी मेनी मीनिंग्स of one smile. But what you are perceiving according to your thinking. According to your thinking, you assume, girl is smiling. That means girl has given me the consent. No, this is not consent. If she is smiling, it doesn't mean that this is a consent. This doesn't mean that. तो शरीर के मूवमेंट के लिए भी यही सच है। अगर आप अपना सर हिला देते हैं, इफ यू नॉड एंड इफ यू से यस, दैट डजंट मीन इट इज अ कंसेंट। अगर आप अपना सर हिला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंसेंट दे दिया, आपने सहमति दे दी। बिकॉज योर ब्रेन इज ऑलवेज गेसिंग, फेशियल मूवमेंट्स आर टेरिबल इंडिकेटर्स ऑफ कंसेंट। A smile can mean I am happy or I consent, but it can also mean I am embarrassed or I am plotting your downfall, or you are much stronger than I am, so I would play along. So the same is true for body movements, even shaking your head from side to side, from up and down, which you might think obviously means no, can have other meanings too. If you do like this, that means you are confused, or I can't believe you just made that joke, or I'm feeling dizzy. So there can be many meanings if I'm doing like this. But the other person should not assume that I'm giving a consent. So every action or every experience you have or every action you take begins with your brain's preconceived beliefs about what is true. Anytime you make meaning from another person's smile or the tilt of the head, it's because your brain has guessed a meaning based on what you feel to be true. तो आपका ब्रेन वही अर्थ निकालता है जो आप देखना चाहते हैं, ना कि जो सच है। फॉर एग्जाम्पल, have you called or texted someone only to receive no reply? You text someone, right? And no reply comes. So most people would assume the recipient is busy, right? But people with low self esteem use confirmation bias to decide that the person must dislike them. Two people think, this person doesn't like me. That's why. They will never think that that person can be busy. So they already thought this beforehand. Beforehand, they thought in their mind. And the lack of response simply confirms their preconceived idea. So, whatever they have preconceived in their brain, that is confirmed when the other person is not responding to that text message. So, in psychology, we call this thing a confirmation bias. Confirmation bias means there is a preconceived idea, and you have made that idea in you have formed that idea in your mind, and now you are looking for all those things which match your thinking. And if anything match that thinking which you have formed in your mind beforehand, then that is called confirmation bias.
that you have confirmed, oh, I was thinking like this and now it happened like this. Ah, that means I am right. So, confirmation bias can also damage relationships if one person believes that their partner is cheating on them. So, any interaction, positive or negative, is now proof that the cheating theory is correct because they have formed an idea in their brain. Ah, I am correct. So now they will look to all those situations which match their thinking. This is the main problem. तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि कभी आपने किसी को कॉल किया तो हो सकता है कि वो बिजी हो, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे ना पसंद पसंद करता है, इसलिए उसने मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया। तो इस वजह से इस प्रकार से बहुत सी अच्छी रिलेशनशिप्स भी बिगड़ जाती हैं। और अगर एक व्यक्ति मानता है कि उसका साथी धोखा दे रहा है, तो अगर वो नहीं भी दे रहा है, तो भी वो व्यक्ति वो सारी सिचुएशंस देखता है जो उसकी सोच से मैच करती हैं। तो सकारात्मक हो या नकारात्मक बात हो, लेकिन वो व्यक्ति मानकर चलता है कि उनको धोखा ही मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लोग मानते हैं कि औरतें एक अच्छी ड्राइवर नहीं होती। औरतें बच्चों के बाद अपना करियर नहीं बना सकती। अरे! बिल्ली रास्ता काट गई, अब कुछ बुरा ही होगा। अगर किसी लड़के की गर्लफ्रेंड्स बहुत हैं, तो लड़कियां सोचती हैं, ये लड़का बहुत स्मार्ट है। मम्मी अगर चिल्लाती हैं या कुछ सिखाती हैं, मम्मी की तो आदत ही है दिन भर चिल्लाना, समझाना। मैं सबसे अलग हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम डिफरेंट। मैं बहुत सेलेक्टेड लोगों से दोस्ती करती हूँ या करता हूँ। मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करता। माँ बोलती है ये कोर्स अच्छा है, मेरे दोस्त बोलते हैं ये कोर्स अच्छा है, मेरी टीचर बोलती है ये कोर्स अच्छा है, सब बोलते हैं ये कोर्स अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है। अरे इस प्रोडक्ट से सबका वेट कम हुआ है। हाँ, मेरा वेट भी कम होगा। मैं बहुत मोटी हो गई बच्चे होने के बाद। मेरा वेट इससे कम होगा। सब लोग बोलते हैं। अमेज़न पे रिव्यू पढ़ के देखती हूँ। हाँ, इस प्रोडक्ट का रिव्यू बहुत अच्छा है, तो मैं यही लूँगी। इन सब बातों को कहते हैं कन्फर्मेशन बायस कि आपने जो एक सोच बना ली है, उसको आप तोड़ नहीं पा रहे और वो सारी चीज़ें आप सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जो आपकी सोच से मैच कर रही हैं। So we have many things in our mind, like men typically drive more miles than women, right? And often engage in risky driving practices. But still, what do men say? Women are not good drivers, right? Women cannot restart their work after kids. If a black cat crosses your path, you'll have bad luck. Men, boys who have girlfriends, receive something called an attractiveness boost and are suddenly perceived as hotter than they would normally be. So, which is acknowledged and appreciated by other girls, right? So, it's basically as if the girlfriend is approving the boy in question as a certified hottie. So, these are the examples of confirmation bias, right? Mothers all the time give lectures. All the time, mother is giving lectures. Okay. Oh my God! By eating this medicine, so many women lo- lost the weight. Wow, it must be a good medicine. Oh, let's see the review about about this medicine. Wow, the reviews are very good. Even I will reduce my weight if I will have this medicine because the reviews are good, right? Oh, I'm the best. I'm different. I don't talk to
I'm very selective in making friends. I don't talk to everyone. I am special. I am very different. I am the best. So these kind of preconceived ideas are in our minds, and we try to look for situations which finally match our thoughts. So we don't want to break our thoughts. So these are basically preconceived ideas which are inside our brain. Because of that, we make many decisions, we make many wrong decisions in our life. When we buy some product, then also we see the reviews. Oh, reviews are very good. Medicine is very good. But we never think the other side of the coin, that our body is different. Quite possible that this medicine um, will not benefit me, that this medicine will not be good for my body. Maybe I will have allergy with this medicine, right? So many decisions we make in a hurry. We don't think about the consequences. So this is what we are doing with consent also. Regarding consent also, we assume that the other person has given the consent, but we are not thinking that, but we are not thinking the other side of the coin, that maybe that person has not given us consent, just said yes, only said yes, but that person doesn't know about the consequences. So because that person doesn't know about the consequences, so that is not a consent, right? For example, if a boy does emotional blackmail to a girlfriend and says, oh, you don't trust me, huh? That's why you're not coming to my room for studying with me. You don't trust me. And suppose if a girl goes to the boy's room emotionally, and there two, three boys are there, and and those boys do their rape or sexually assault the girl, then that is not consent. हो सकता है कि लड़का इमोशनली ब्लैकमेल करे और लड़की को बोले कि तुम मेरे पर भरोसा नहीं करती, इसलिए तुम मेरे कमरे पे पढ़ने के लिए नहीं आ रही हो। और सपोज लड़की चली जाए और वहां पे उसका सेक्सुअली असॉल्ट हो जाए या रेप हो जाए, तो उस केस में उसे कंसेंट नहीं कहेंगे, वो कंसेंट नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव, like during an election season, people tend to seek positive information that paints their favored candidates in a good light while looking for information that casts the opposite candidate negatively, right? तो इलेक्शन के टाइम पे हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसी कुछ चीजें देखते हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे कैंडिडेट के बारे में पॉजिटिव बोले और ऑपोजिट पार्टी के बारे में नेगेटिवली बोले। So by not seeking out facts and ignoring the other side of the coin, interpreting information in a way that only supports our existing beliefs, and only remembering details that uphold these beliefs, we often miss important information that may have otherwise influenced a decision on which candidate to support. तो कभी कभी हम उस वजह से फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह क्या करते हैं, जो हमने अपने कैंडिडेट के बारे में सोच बनाई है, उस सोच से रिलेटेड अखबार में, मीडिया में, सब तरफ हम ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को सही साबित करती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन से मैच करती है और जो ये दिखाती है कि जो कैंडिडेट हम चुन रहे हैं वही ठीक है। तो उसकी वजह से कई बार हम गलत कैंडिडेट भी चुन लेते हैं। इस वजह से गलत आदमी भी चुनाव में खड़ा हो जाता है। So now you think what exactly you're facing on social media platforms these days, right? So different social media users handle, promote and post facts, news and material supporting their belief and their thought processes. तो विभिन्न सोशल मीडिया पे जो आप पोस्ट देखते हैं, वो
आप अपने विचार के अनुसार फेसबुक, ट्विटर पर पोस्ट देखते हैं और पोस्ट डालते हैं और अपनी सोच के हिसाब से समर्थन करते हुए उन तथ्यों को, समाचारों को और सामग्री को बढ़ावा देते हैं और पोस्ट करते हैं जो आपकी सोच से मैच करती है। So when people with the same mindset saw such facts, they become more biased on their beliefs and decisions. तो जब समान मानसिकता वाले लोग इस तरह के तथ्यों को, पोस्ट को देखते हैं, तो वे भी भड़क जाते हैं और उनकी सोच में भी बहुत बायसनेस आ जाती है। वो भी थोड़ा भी सोचते नहीं हैं कि ये पोस्ट ठीक है, नहीं ठीक है। आजकल आप व्हाट्सएप पे देखिए, अगर किसी ने एक फॉरवर्ड भेजा तो एक ज़रा-सा अंगूठे से आप टक करके जाने वो कहाँ-कहाँ चला जाता है मैसेज, भले ही वो मैसेज गलत हो, गलत इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि हम एक बार भी ये नहीं सोचते हैं, चेक नहीं करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। कभी भी हम चेक नहीं करते हैं और एकदम से उस पे विश्वास कर लेते हैं। तो सारे लोग उस पे विश्वास कर लेते हैं और उसके फ़ेवर में, उसके पक्ष में बोलने लगते हैं। So it also influences the people who did not have any thoughts or opinion about that particular event. It influences them also. So moreover, as a result of these, sometimes even facts and figures cannot change the human mind. You cannot change your mind with the facts and figures. It gets difficult for you to break that thinking, to change that thinking. So the more you find facts and proof holding your idea and decision true, the more you will tend to fall for confirmation bias and will make poor decisions in your life. तो जितना अधिक आप उन तथ्यों और प्रमाण को सच मानते हैं जो आपके विचार और निर्णय से मैच होती हैं, उतना ही आप अपने जीवन में खराब निर्णय लेंगे। So I hope now you can better relate why fake news gets much attention, why unnecessary and irrelevant post gets viral, what makes people believe in their standpoints in spite of having a wrong interpretation of facts and situation. तो मुझे उम्मीद है कि अब आप बेहतर ढंग से समझ पाएँगे कि क्यों नकली समाचार इतना ज़्यादा अ, फैल जाता है, उस पे लोग ध्यान देते हैं, क्यों अनावश्यक पोस्ट वायरल हो जाते हैं और क्यों लोग तथ्य और स्थिति की गलत व्याख्या होने के बावजूद अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको इन सब बातों के बारे में इसलिए बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट दीज़ थिंग्स बिकॉज़ you don't know what is consent. You think consent is nodding the head or just saying yes. You think that consent is forcefully making the other person say yes. You think consent is what you think. If your thinking matches with other person's yes, then it is consent. If the other person says no, you cannot accept and you get angry. This is not consent. That is the reason I am giving you so many examples. Because I want you to know what is consent. Suppose if your best friend's mother is constantly trying to show how much better a cook she is than everyone else, you won't go for a dinner, right? Because her tendency to self promote puts your own mother or perhaps you in the position of seeming inferior. For her part, she won't see how much she's offended you, right? And will keep inviting you. So we know this thing, right? So other person is not thinking that you are not liking it, but then also without your consent, the other person is inviting you for the dinner just to gain the praises and you are not liking it. So this is not consent. This is not consent. यदि आपके सबसे अच्छी दोस्त की माँ लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह हर किसी की तुलना में कितना बेहतर खाना बनाती है, तो आप रात के खाने के लिए भी वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि स्वयं को बढ़ाना देने के प्रवृत्ति की वजह से शायद वो आपको नीचा दिखाना चाहती है, आपकी माँ को नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए वो आपको बुला रही है और आप नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आप उसकी आदत समझते हैं। तो जो वो आपको इनवाइट कर रही है, वो एक बार भी ये नहीं सोच रही है कि वो ये कभी नहीं सोच पाती कि आपको
कितना बुरा लग सकता है। तो सारांश में मैं ये कहूँगी कि हम हमारी सोच में विश्वास करने की वजह से दूसरे की कंसेंट, दूसरे की अनुमति लेना भूल जाते हैं और अज़्यूम कर लेते हैं कि उसकी तरफ से हाँ होगी। ये कंसेंट नहीं है। So this is not consent. Assuming that the other person wants to come with you, assuming that the other person is enjoying your company is not consent. So people often literally see things that are not present. People often literally see things that are not present. Okay? Your brain guesses wrong, right? And you see a smile on the face of the person and you think that person is giving a consent to you, but that is wrong. So लोग अक्सर ऐसी चीजों को देखते हैं जो मौजूद नहीं है। आपका मस्तिष्क गलत अनुमान लगाता है और जब किसी व्यक्ति का चेहरा न्यूट्रल होता है तो आप उसको मुस्कान समझते हैं क्योंकि आप वही देख रहे हैं जो आपने अपने दिमाग में सोच बनाई हुई है। आप सोच रहे हैं लड़की हंस रही है तो ये मुझे कंसेंट दे रही है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, या ये लड़का हंस रहा है तो मुझे कंसेंट दे रहा है। ऐसा नहीं है। कई बार जब हम लोग अच्छा महसूस करते हैं तो दूसरे लोग आपको अधिक आकर्षक लगते हैं, आपको हर परिस्थिति अच्छी लगती है। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आपके अंदर डिज़ायर्स बहुत होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला भी आपको कंसेंट दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो व्हेन योर मूड is good, you feel good, you think that other people look more attractive, trustworthy, and appealing to you. In sexual situations without verbal communication, consent may be a casualty of viewing the world through desire colored glasses, through your desire colored glasses. So, to be clear, crimes of intent such as rape, assault, and harassment are not guesses gone wrong. These are serious offenses, and the perpetrators should be punished. Miscommunication about consent happens, but it is never an excuse for assault. बलात्कार, हमला और उत्पीड़न जैसी चीजें अनुमान नहीं है। ये गंभीर अपराध हैं और अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। सहमति के बारे में गलतफहमी होती है, लेकिन यह कभी भी हमला करने का एक बहाना नहीं है। So the lesson is clear. Face and body movements aren't a language. फेस और बॉडी मूवमेंट्स भाषा नहीं है। जब तक कि आदमी मुंह से ना बोले या फॉर्म साइन करके कंसेंट ना दे और वो कंसेंट की एज के अंदर ना आए, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर वर्ड्स। Even words aren't guaranteed to be heard, but they are less likely to be misunderstood. Many times we misunderstand the words too. So we must live within our biological limits and realize that certainty is only a feeling. Okay, certainty is only a feeling. So doctor will give you information about a particular treatment for you to decide whether or not you wish to undergo a treatment or test. So this process of understanding the risk and benefits of treatment is known as informed consent. So informed consent is based on the moral and legal premise of patient autonomy. You as the patient have the right to make decisions about your own health and medical conditions. Okay, so consent comes with enthusiasm, yes. Enthusiastic, yes. तो कंसेंट एंथुजियास्टिक यस से आता है। डॉक्टर ऐसे ही आपको लिटा के आपकी पेट पे कैंची नहीं चला सकता, आपको ऑपरेशन नहीं कर सकता जब तक कि आप लीगल उसे फॉर्मल रिटन कंसेंट ना दें। आप हाँ बोल सकते हैं ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो आपकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। मैं इतना ही कंसेंट पे बताना चाहूंगी।
आई होप ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया। अगर ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।